हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन। इसका नाम है ट्रेंड्स। मूवी के शुरुआत में हमें एक दीवार दिखाई जाती है। इस पे एक लाइन लिखी जाती है जिसका मतलब है कामयाबी किसी लिफ्ट पर नहीं बल्कि सीढ़ियों पे चढ़ के मिलता है। इसके इसके बाद कैमरा ऊपर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ हम बीजू को देखते हैं जो अपने आप को मिरर में देखकर मोटिवेट कर रहा होता है। फिर शीशे में देखकर वो अपने काम के लिए निकल जाता है जहाँ एक लिफ्ट में उसे एक कविता नाम की लेडी दिखाई देती है जिसे लिफ्ट के अंदर काफ़ी पसीना आ रहा होता है और सभी के उतर जाने के बाद उस लेडी का हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसको अपना कार्ड देते हुए बीजू कहता है, मैडम आपको क्लोस्ट्रोफोबिया का इलाज कराना चाहिए। असल में दोस्तों बंद जगहों पर डर लगने को क्लोस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। अब जैसे ही कविता कार्ड लेती है तभी लाइन चली जाती है जिससे लिफ्ट बंद हो जाती है। इससे कविता और पैनिक हो जाती है। तभी बीजू उसे कहता है, आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, उससे आपको ठीक फील होगा। वो ऐसा ही करती है। इससे कविता को काफ़ी अच्छा राहत मिलती है। हालांकि फिर अगले ही पल जनरेटर ऑन हो जाता है जिससे लिफ्ट वापस चलने लगती है। यहाँ पे बीजू कविता को अपना कार्ड देते हुए अपनी क्लास करने को बोलता है। तभी कविता कहती है, मैं तो मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे बस 2 दिन के लिए आई थी। इतना कहने के बाद थैंक यू कहकर वो निकल जाती है। फिर हम बीजू को मोटिवेशन क्लास लेते हुए देखते हैं जिसमें ज़्यादा बूढ़े लोग रहते हैं। मगर इन क्लासेस से बीजू का गुजारा नहीं हो पाता, इसीलिए वो एक होटल में वेटर का काम भी करता है। शाम को अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद वो घर वापस आता है और वो देखता है कि उसके घर की लाइट नहीं है क्योंकि उसके छोटे भाई कुंजन ने बिजली का बिल नहीं भरा, जबकि बीजू ने उसे पैसे दिए थे बिजली का बिल जमा करने के लिए। दरअसल कुंजन ने इस पैसे को एक नए रेस्टोरेंट में खाना खा के उड़ा दिया था। बीजू अपने भाई कुंजन से बहुत प्यार करता था और वो कहता है, पहले बताते मैं भी जाता तुम्हारे साथ खाना खाने। अगली सुबह किचन से कुछ आवाज़ें आती है तो वो डरा हुआ जाता है किचन की तरफ और जाके देखता है कुंजन उसका भाई खाना बना रहा होता है। तब कुंजन के हाथ में चाकू देख के बीजू वहाँ पर रखे सभी चाकू और हथौड़ी को उठा के बाथरूम में डाल देता है। अब ये बात कुंजन को बहुत अजीब लगी है। फिर ये सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे एक बार कुंजन ने हथौड़ियों से बीजू पर वार किया था जिससे बीजू को बहुत सारा खून आया था। तब बीजू ने मजबूरी में आके कुंजन को पागलों के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब थी। फिर जैसे ही बीजू को पता चला कि उसका भाई कुंजन ठीक हो रहा है तब वो अपने भाई को वापस घर ले आता है। हालांकि अब फिर से कुंजन की हालत पहले जैसी हो रही है, जैसे जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तब कुंजन के पैर काँप रहे थे। कुंजन को फिर उसकी दवा लेने के लिए कहता है। जवाब में कुंजन कहता है कि ये दवा मुझे और पागल बना रही है। हालांकि इसकी यह बात पर बीजू ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कुंजन को दवा देने की कोशिश करता है, जिसे तंग आकर कुंजन एक बार फिर उसे मारने लगता है। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर, जहां बीजू अपने भाई के बारे में उससे बात कर रहा होता है। इसके बाद वो जब घर आता है तो अपने भाई का एक लेटर मिलता है। इसमें उसे लिखा होता है, भाई मुझे आज भी वो दिन याद है जब माँ हमें छोड़कर चली गई थी। दरअसल बीजू और कुंजन जब एक दिन स्कूल से लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि उसकी माँ फांसी लगाकर खुद की जान ले रही थी। हालांकि उसके पिता पहले ही चल बसे थे और अब इन दोनों भाइयों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचा था। बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाते हुए बीजू बीच पे छोटे मोटे काम करता था जिससे वो अपने छोटे भाई की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर सके। और इस दौरान इस वजह से उसका भाई अकेले पड़ा रहता था, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था।
वो अपनी माँ की याद आती थी और इस कारण से उसका दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। धीरे धीरे वो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो गया। यह चिट्ठी पढ़ने के बाद बीजू की आंखों में आंसू आ गया और वो अपने भाई को कॉल लगाता है। उसकी आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही है। जब वो जाके दूसरे कमरे में देखता है तब उसका भाई कुंजन पंखे से लटका हुआ दिखाई देता है। यह बात उससे बर्दाश्त नहीं हो पाती। अपने भाई की मौत पर उसको इतना बुरा असर पड़ता है कि वो पंखे से भी डरने लगता है और जब यह सहन नहीं हो पाता तो अपने भाई कुंजन की दवाइयाँ खाने लगता है। अकेलेपन उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद वो अपने सामान पैक करके मुंबई जाता है, लेकिन यहाँ आकर भी शायद उसे सुकून नहीं मिला। रोते रोते वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है, सर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और यहीं पे सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमको मुंबई में अपना गुजारा करते हुए बीजू दिखा देता है, जो कि कुरियर बॉय का काम कर रहा होता है। इसी दौरान बीच रोड पे उसे कविता से मुलाकात होती है, जो कि बीजू को पहचान जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे वीडियो देखे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी और उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। बातों बातों से पता चलता है कि कविता पेशे से कास्टिंग डायरेक्टर है। बीजू को ये बात जैसे ही पता चलता है वो कविता से कहता है, अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। फिर क्या था, उसे एक जगह इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात सोलोमन और मैथ्यू नाम के 2 लोगों से होती है, जो उसके वीडियो के बारे में तारीफ़ कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बात करने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली है, वैसे तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, 10 लाख या फिर 1 करोड़? इतने पैसों सुनकर बीजू के आँख में एक चमक सी आ जाती है। तभी बीजू कहता है, आप मुझे इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं? तभी वो लोग जवाब देते हैं कि तुम्हें लोगों को एक ख़ास तरह की दवाई देनी होगी, जिससे धर्म पे विश्वास को अंधविश्वास में बदला जा सकता है। इससे हमें काफ़ी पैसे कमा सकते हैं कि इसके लिए तुम्हें लोगों के सामने एक स्पिरिचुअल गुरु यानी कि पास्टर बनकर आना होगा। तुम्हारे चमत्कार से गूंगे बोलने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, अंधे को देखने लगेंगे। ये सारी बातें सुनकर बीजू कहता है कि भला ये सब मैं कैसे कर पाऊँगा? तब मैथ्यू कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, वो सब हम तुम्हें सिखाएंगे, बस तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें ये ऑफ़र मंजूर है या नहीं। अगर नहीं तो भूल जाओ, अगर है तो हाथ मिलाओ। ये मौका विजय के उसके सपने पूरे होने जैसा होता है, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि लोगों को मोटिवेट करे, लोगों की परेशानियां सुने, और ये कहने से उसका सपना पूरा हो सकता है। इसीलिए बीजू हाँ करता है। इसके लिए बीजू को एक अरुणाचल नाम के आदमी से मिलना पड़ता है और उस आदमी से उसे क्रिश्चियनिटी और उसके बारे में सब कुछ सीखने के अलावा बाकी चीज़ों की ट्रिक्स और ट्रेनिंग दी जाती है। फिर बीजू को 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी और वो सीख भी जाता है। फिर वो कई सारे लोगों के सामने अपना पहला शो करता है, जिससे वो लोग अपनी बातों को काफ़ी प्रभावित होते हैं। साथ ही उसने अपने नाम बीजू से जोशुआ कर लिया होता है और इसी नाम से उसे सब जानते हैं। उसके बाद एक शो में एक औरत के पैरों को ठीक कर देता है, जो कि चलना छोड़ दौड़ने लगती है। ये सारी चीज़ें पहले से प्लान थी, यहाँ तक कि वो औरत भी इन लोगों से मिली हुई थी। दरअसल इस पूरे शो के दौरान अरुणाचल बताता रहता है कि उसे कब, कैसे और क्या करना है। जल्दी बीजू पॉपुलर हो जाता है और वो चाहता भी यही था। अब एक रिपोर्टर के इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया जाता है। अब एक रिपोर्टर के इंटरव्यू के लिए बीजू को कॉल आता है और बीजू को बताया जाता है कि ये इंटरव्यू लाइव है। दरअसल वो रिपोर्टर चाहता था कि वो लाइव सबके सामने
कोई चमत्कार दिखाए और खुद को साबित करे। जैसे दोस्तों अपने पिछले कुछ महीनों में देखा गया है, बागेश्वर धाम सरकार के लिए भी कुछ ऐसे ही लोग करते हैं। अब बीजू उस रिपोर्टर को उठ के चलने के लिए कहता है और जैसे ही रिपोर्टर उठता है वैसे ही वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। दरअसल बीजू ने उस ऑफिस के पियून को ब्रेक के दौरान उसकी कॉफ़ी में कुछ दवा मिलाने के लिए देता है, जिससे रिपोर्टर बेहोश हो जाता है। यह चीज़ जब मेडिकल रिपोर्ट में आती है तो हर चैनल पर यह न्यूज़ चलने लगती है और इसे देखकर ऐसा करने पर सोलोमन और मैथ्यू बीजू को ऐसा करने पर उसे सुनाने लग जाते हैं, क्योंकि ये सब बीजू ने उससे बिना बताए किया था। सोलोमन कहता है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें हटाकर हम किसी और को ले आएंगे। अब ये बात सुनकर बीजू भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के बारे में सभी लोगों को बता दूंगा तो तुम क्या करोगे। तभी वे लोग कहते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, क्योंकि हम पर्दे के पीछे से काम करते हैं। उन्हें तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखता है, तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहने के बाद सोलोमन विजय पे गोल्फ स्टिक से अटैक कर देता है, जिससे विजय सीधे कोमा में चला जाता है। इस पॉइंट पे सोलोमन और मैथ्यू ने विजय के रिप्लेसमेंट को भी ढूंढ लिया होता है, पर उसके पहले उसे बीजू की मौत को पब्लिक के सामने एक सेक्रीफाइस के तौर पर दिखाना होगा, जिससे वो कहते हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं थी और डॉक्टर के मुताबिक वो कभी भी मर सकता है। मगर एक दिन अचानक बीजू को होश आ जाता है और वो काफ़ी अजीब अजीब बातें करने लगता है। वो देखकर सोलोमन और मैथ्यू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बीजू सोलोमन से कहता है कि अब तुम लोगों को मेरी वजह से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 80% हिस्सा मैं रखूँगा। यहाँ बीजू के पास न जाने कहाँ से ताकत भी आ चुकी होती है। वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब ये सारे बदलाव इसमें कैसे आ गए, इसके बारे में डॉक्टर जवाब देता है कि लगातार डिप्रेशन की दवा खाने से शायद ये पागल हो चुका है, शायद इसी कारण से ऐसी हरकतें कर रहा है। बाकी डॉक्टर भी श्योर नहीं होते कि इतनी सारी पावर उसके पास आई कहाँ से। इसका जवाब जानने के लिए सोलोमन बीजू के असिस्टेंट को हटाकर उसकी जगह एक हर नाम की एक लड़की को ले आता है, ताकि वो बीजू पर नज़र रख सके। बाकी डॉक्टर भी श्योर नहीं होता कि बीजू सही में पागल है या नहीं है, ये पावर आई कहाँ से। इसे जानने के लिए सोलोमन ने उसके असिस्टेंट को हटाकर उसकी जगह ऐसा नाम की एक लड़की को ले आता है, जिससे वो पता लगा सके कि बीजू सच में पागल है या फिर पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, जिससे उसका एक बच्चा भी हुआ था। और यह बात जब उसके माता पिता को पता चली तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद उसे एक लड़के ने भी धोखा दिया था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। ये वजह है कि वो अपने बच्चे को पालने के लिए ये सब काम करती है। वो देखती है कि उसे बीजू एकदम सही लगता है। अब इस पर सोलोमन एस्ट्रो को बीजू पर और ध्यान देने के लिए कहता है। समय के साथ दोनों ही एस्टर और बीजू एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद बीजू एक शो करता है जिसमें वो रिपोर्टर आता है जिसे बीजू ने एक बार बेहोश किया था, और वो बीजू से माफ़ी मांगता है और उसे अपना दोस्त बनाने की पेशकश करता है। रिपोर्टर अपने साथ अपने एक दोस्त को लाता है जो कि चल नहीं पा रहा था। रिपोर्टर चाहता था कि बीजू उसे भी सही कर दे। असल में ये रिपोर्टर की एक चाल होती है। ये आदमी चाल समझ जाता है जिससे रिपोर्टर ने ऐसा करने के लिए कहा होता है, क्योंकि बीजू की असलियत उसके सामने लाना होता है। और ये बात पता नहीं बीजू को कैसे पता चल जाती है, और वो कहता है इसके टांग में शैतान का वश हो गया है। उसके पैरों को वार करता है तो वैसे ही वो आदमी खड़ा हो जाता है, और फिर सभी लोग बीजू का ये चमत्कार मानकर उसके जय जयकार करते हैं। अब ये सब कुछ बीजू का एक भक्त थॉमस टीवी पर देख रहा होता है।
और वो बीजू को इस कदर फॉलो करता है कि वो अपनी बीमार बेटी का इलाज कहीं नहीं करवा रहा, क्योंकि उसे बीजू और उसकी कंपनी पर पूरा भरोसा है। जिस कारण एक दिन उसके बेटी की मौत हो जाती है और वो आदमी अपने बेटी की लाश लेकर बीजू के सामने पहुंचकर उसे विनती करता है, प्लीज़ मेरी बेटी को ज़िंदा कर दीजिए, जो करना बीजू के वश में नहीं था। और वो वहाँ से चला जाता है। उसी गाड़ी के पीछे थॉमस अपने बेटी की लाश लेकर भागने लगता है और इस पॉइंट पर बीजू को अपनी गलती का एहसास होता है। एक दिन वो खुद थॉमस के परिवार के सामने जाकर उससे माफ़ी मांगता है। एजर कॉल करके बताती है कि बीजू के दिमाग की हालत सही है, जबकि एस्टर ने अपना काम कर दिया होता है तो सोलोमन ने उसे जाने के लिए कह दिया होता है। जिससे गायब होता देख बीजू बहुत परेशान हो जाता है कि वो कहाँ गई और उसे खोजने लगता है। बीजू जब गार्ड से एस्टर के बारे में पूछता है तो गार्ड कहता है, मैंने यहाँ इस नाम की कोई लड़की आपके साथ नहीं देखी है। यही चीज़ अरुणाचल भी उसे कहता है और बोलता है कि तुम थोड़ा आराम करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग असलियत और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पा रहा है। अब इस बात पर बीजू बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुम सब मुझे पागल साबित करना चाहते हो ताकि सारा प्रॉफिट तुम्हें मिल जाए, बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सभी को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। इस पर अरुणाचल हंसते हुए कहता है कि कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन बीजू ने ये ठान लिया होता है कि वो ये ज़रूर करेगा। इसके बाद वो एक वीडियो बनाता है जिसमें उसने मैथ्यू और सैमुअल के बारे में सारी डिटेल्स बता देता है। फिर वो वीडियो उसी रिपोर्टर के पास भेजता है जो वीडियो को एक्सपोज करना चाहता था। हालांकि वो भी लालची निकलता है और इस वीडियो के बदले वो सोलोमन से 5 करोड़ रुपए की मांग करता है। यह बात सुनकर सोलोमन रिपोर्टर का एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन वो रिपोर्टर बहुत तेज़ निकलता है क्योंकि वो मरने से पहले किसी और को सारी सच्चाई बता के जाता है और वो खुद तो मर जाता है, लेकिन कोई और वीडियो रिलीज़ कर देता है और वीडियो के रिलीज़ होने के बाद वीडियो रिलीज़ होने के बाद मैथ्यू, सैमुअल और अरुणाचल समझ जाते हैं कि आप सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसी बीच बीजू थॉमस और मैथ्यू को मारने के लिए जाता है क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था। इसी बीच सोलोमन थॉमस और मैथ्यू को मारने जाता है क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी बेटी मर चुकी थी। असल में बीजू की उस वीडियो से सभी के साथ उसे भी पता चल चुका होता है कि उसके पीछे इनका हाथ है। वो एक आरी के मदद से सोलोमन मैथ्यू के शरीर के कई टुकड़े कर देता है और अरुणाचल को अरेस्ट किया जाता है और सारे पैसे फ्रीज कर लिए जाते हैं। साथ ही इधर बीजू जैसे ही अपना शो ख़त्म करता है वैसे ही वो दिमागी रूप से बीमार है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है जहां उसका इलाज होता है और 2 सालों के बाद भी वो पूरा ठीक नहीं हो पाता है, जहां पर उसे एस्टर का एक लेटर मिलता है। फिर वो हर जगह एस्टर की खोज करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि एस्टर एम्स्टर्डम में है, इसलिए वो तुरंत वहाँ जाकर एस्टर को ढूंढने लगता है, जो कि उसे एक जगह मिल भी जाती है। और जब वो बीजू को देखती है तो उसकी तरफ भाग के आती है और इससे पहले